हेलो बच्चों, कैसे हैं? फिजिक्स की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है आप लोगों की? जरूर से कमेंट दीजिएगा। कुछ बच्चे तो कमेंट छोड़ते हैं, अच्छा लगता है हमको भी सुनकर, देखकर। तो जितने भी बच्चे हमारे क्लास कर रहे हैं वो सारे लोग क्लास का कमेंट जरूर दीजिए चैनल पर, तो हमको भी समझ में आएगा कि आप लोगों को और अच्छा पढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जरूर कमेंट दीजिए और जो क्लास है उसको लाइक किया कीजिए। उससे हमको भी समझ में आता है कि कितने बच्चे बच्चे क्लास कर चुके हैं, कितने अभी बचे हुए हैं क्लास करने से। तो आज हम चल रहे हैं पिछले क्लास में, जहां तक हम लोगों ने बताया, पिछले क्लास में हम लोग समांतर संधारित्र की धारिता का निर्धारण किया और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निर्धारण तब किया जबकि प्लेटों के बीच कोई भी माध्यम उपस्थित नहीं था। तो यहां समझना है कैसा माध्यम उपस्थित होगा। उस माध्यम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। जो माध्यम उपस्थित होता है उस माध्यम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम परावैद्युत माध्यम। परावैद्युत माध्यम परावैद्युत माध्यम एक तरह से कुचालक पदार्थ होता है, जैसे रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, माइका शीट होता है। इस तरह से जो कुचालक पदार्थ होते हैं ना, वो परावैद्युत माध्यम के कैटेगरीज में आते हैं। परावैद्युत माध्यम भी दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग ध्रुवित परावैद्युत माध्यम कहते हैं, एक अध्रुवित परावैद्युत माध्यम कहते हैं। अध्रुवित परावैद्युत माध्यम जो होता है ना, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो उसके परमाणु होते हैं या अणु होते हैं, उसमें पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का पोल नहीं बना हुआ होता है, बल्कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों का सेंटर ऑफ मास एक जगह पर होता है। तो ऐसे माध्यम को हम लोग नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक अध्रुवित परावैद्युत माध्यम कहते हैं। और परावैद्युत माध्यम का आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ही हम लोग परावैद्युत स्थिरांक भी कहेंगे। याद रखना है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता जो होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ही हम लोग क्या कहते हैं? परावैद्युत स्थिरांक। परावैद्युत स्थिरांक कहेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसलिए क्योंकि यहां पर अब आपेक्षिक वैद्युतशीलता शब्द कम यूज होगा, परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा यूज होगा। दोनों एक ही चीज है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, परावैद्युत स्थिरांक। पहले क्या है ना, अगर एप्सिलॉन निकालना है तो एप्सिलॉन जो निकालते हैं क्या हो जाता है? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। अब इसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट के। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल सिंबल चेंज कर रहे हैं यहां पर। जो फर्स्ट क्लास में ही हमने बताया था कि आगे चलकर एप्सिलॉन आर, जिसको हम लोग आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, वह आपेक्षिक वैद्युतशीलता शब्द परावैद्युत स्थिरांक में बदल जाएगा। और यह परावैद्युत स्थिरांक परावैद्युत माध्यम के लिए प्रयोग होता है। परावैद्युत माध्यम बेसिकली कुचालक पदार्थ होते हैं
जिसका उदाहरण प्लास्टिक है, रबर है, कपड़ा का टुकड़ा है, लकड़ी का टुकड़ा है, माइका शीट है, ये कोई भी परावैद्युत माध्यम दिया जा सकता है। और परावैद्युत माध्यम से जो संबंधित आपेक्षिक वैद्युतशीलता होगा उसी को हम लोग परावैद्युत स्थिरांक कहेंगे। ठीक है ना। तो अब जो हम लोग समांतर पट्टी संधारित्र को पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसमें माध्यम डालेंगे। कौन सा माध्यम समझ में आ गया है? परावैद्युत माध्यम, अध्रुवित परावैद्युत माध्यम को डालें। तो पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया उस फिगर को हम लोग लाते हैं बैक से। तो दो पिछले क्लास में इसी फिगर का प्रयोग करके हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कैलकुलेट किया है इसी को। अब इसमें क्या था कि हवा भरा हुआ था तो उसका कैलकुलेशन अलग हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में हम लोग परावैद्युत माध्यम को डाल देते हैं। अब ये परावैद्युत माध्यम कोई भी हो सकता है। चलो एक परावैद्युत माध्यम का प्लेट डालते हैं। संधारित्र के प्लेटों के बीच। तो संधारित्र में दो प्लेट है हमारे पास जो हम बता चुके हैं कि एक संग्राहक पट्टी होता है, दूसरा संघनक पट्टी होता है। इन प्लेटों के बीच पहले हवा भरी हुई रहती थी। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने एक परावैद्युत माध्यम को हम लोगों ने डाल दिया है। ये परावैद्युत माध्यम है और इस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक हम लोग के का मतलब समझ में आ रहा है, एप्सिलॉन आदि है। तो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो परावैद्युत माध्यम है इसकी चौड़ाई x ले सकते हो। हम लोगों ने ले लिया। बाकी चीजें जो है वो तो पहले की ही तरह है कि हमारे पास संग्राहक पट्टी क्योंकि धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है सेल के, इसलिए इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है और यह ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। इस प्लस के कारण यहाँ संघनक पट्टी के आंतरिक भाग में विद्युतीय प्रेरण के कारण माइनस चार्ज प्रोड्यूस हुआ है और बाहर जो पॉजिटिव प्रोड्यूस होता है वो हम बता चुके हैं क्लासिकल थ्योरी के अनुसार ये पृथ्वी में चला जाता है या ऋण ध्रुव में चला जाता है। मॉडर्न फिजिक्स के हिसाब से हम बता चुके हैं कि ये जस्ट उल्टा होता है कि इधर से इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव चार्ज, इसके कारण यहाँ विद्युतीय प्रेरण होता है पॉजिटिव चार्ज का और यहाँ पर नेगेटिव बाहर में प्रोड्यूस होगा जो फ्लो करके आ जाएगा धन ध्रुव में सेल के। ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है, केवल हमने फिर से रिपीट कर दिया। जो पिछले क्लास में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ाया वो बिल्कुल सेम है, केवल क्या है ना इसके बीच में हम लोगों ने एक परावैद्युत माध्यम डाला है। एग्जामिनेशन में जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी से जान लो, ये वाला ही क्वेश्चन तुमसे ज्यादा उम्मीद रहता है कि पूछा जाए कि ऐसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जिसके प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम स्थित हो। तो ये वाला पूछा जाए। अब हम लोग यहां पर जानेंगे कि चलो लेते हैं, कंसीडर करते हैं Q बराबर कितना दिया हुआ, Q प्लेटों पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण। परिमाण हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने Q लिया, परिमाण दिया। नेगेटिव पॉजिटिव अंडरस्टूड है कि M पर पॉजिटिव चार्ज होगा और M पर नेगेटिव चार्ज होगा। A क्या होगा, प्लेटों के सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा जो Q आवेश है ना वो A क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, इसलिए यहां पर हम लोग निकालते हैं सिग्मा।
तुमको पता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए ही लिखते हैं, जो कहलाता है हमारा आवेश का तनिक घनत्व, आवेश का तनिक घनत्व। समझ में आ रहा है? अब जब आवेश का तनिक घनत्व निकल चुका है, हम लोगों ने D इक्वल टू प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों M एवं N के बीच की दूरी, X क्या दिया हुआ है? X जो है परावैद्युत माध्यम, माध्यम की मोटाई है, थिकनेस है, और के क्या है? परावैद्युत स्थिरांक। जो हमने परावैद्युत माध्यम डाला है, उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक, इतना तो हम लोगों ने ले लिया। तो सबसे पहले यह देखना है कि जब हमने प्लेट को चार्ज किया तो बीच में विद्युतीय तीव्रता कितनी उत्पन्न होगी। अब तो यहां पर बीच में दो तरह की विद्युतीय तीव्रता होना है। तुम पिछले क्लास वाले निकाल के देखो, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच में कुल विद्युतीय तीव्रता उत्पन्न कितना होता था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युतीय तीव्रता उत्पन्न होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कुल विद्युतीय तीव्रता इस प्लेट के कारण। लेकिन अब यहां पर तो परावैद्युत माध्यम भी है, परावैद्युत माध्यम में अलग विद्युतीय तीव्रता होगा। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे कि प्लेट M एवं N के बीच विद्युतीय तीव्रता क्या होगा? विद्युतीय तीव्रता, तो विद्युतीय तीव्रता अगर E हो जाता है तो हम पहले ही बताएं कि यह जो विद्युतीय तीव्रता होगा दो प्रकार का होगा। एक तो हवा में, तो विद्युतीय तीव्रता जो होगा एयर में, पिछले क्लास में हम बता चुके, कुल विद्युतीय तीव्रता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हवा में उत्पन्न होता था। ये जो डाटा है ना हमारा, ये जो डाटा है ये किस चीज के लिए है? एयर, क्योंकि इसमें x मोटाई का हमने डाइलेक्ट्रिक माध्यम डाला है, बाकी तो हवा है दोनों तरफ, तो एयर में इतना विद्युतीय तीव्रता होगा। जबकि जो परावैद्युत माध्यम हमने डाला है, परावैद्युत माध्यम में कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर माध्यम का कैरेक्टर की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हम लोग यहां पर देंगे। ये किस चीज में है? तो ये है हमारा माध्यम में, ये उत्पन्न हुआ है मीडियम में, ठीक है ना, हम लिख दे रहे हैं मीडियम के, ये जो उत्पन्न हुआ है ना, ये किस चीज में उत्पन्न हुआ? मीडियम में, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके लिए उत्पन्न हुआ। तो विभवांतर कितना उत्पन्न होगा? ऑब्वियसली एक विभवांतर हवा वाले जो रीजन है, जो क्षेत्र है, उसमें अलग विभवांतर होगा, और जो माध्यम वाले क्षेत्र हैं डाइलेक्ट्रिक वाले, उसमें अलग विभवांतर उत्पन्न होगा, क्योंकि तीव्रता ही दो तरह का उत्पन्न हो रहा है। हवा वाले में विद्युतीय तीव्रता अलग है और माध्यम वाले में विद्युतीय तीव्रता एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर को तो हम बता चुके कि अब कैसे नोट करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि V बराबर प्लेटों के बीच विभवांतर अगर लें, प्लेटों के बीच विभवांतर, तो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा? प्लेटों के बीच जो विभवांतर है V, तो फिर से यहां पर हम बताएंगे कि यह जो विभवांतर होगा दो तरह का होगा। एक तो हवा में विभवांतर होगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे रहे हैं, तो V जो होना है
तीव्रता एप्सिलॉन नॉट, ये तो है हवा में, तो V इक्वल टू जो हो जाता है ना E इंटू डी। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यूज किया है, वहां से प्रैक्टिस करके यहां पर आओ तुम। तो यहां पर क्योंकि हम लोग हवा का तीव्रता ले रहे हैं, तो तुम ये देखोगे कि हवा की मोटाई क्या बची है प्लेटों के बीच में। पहले तो डी हो जाया करता था, लेकिन अब क्या है, एक्स में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा गया है एक्स मोटाई का, तो हवा के लिए कितना जगह बच गया, हवा के लिए केवल बचा है डी माइनस एक्स। तो ई इंटू डी हमने किया, लेकिन ई का वैल्यू एयर के लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डी का वैल्यू डी माइनस एक्स। अब हम लोग दूसरा विभवांतर जो लेंगे ना, वो हम लोग लेते हैं ई का वैल्यू डाइलेक्ट्रिक मीडियम में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए ना, मीडियम की मोटाई हम लोगों ने कितना दिया है, एक्स दिया। बस विभवांतर इतना निकल गया। अगर तुमने इतना एडजस्ट कर लिया और इतना एडजस्ट करने के लिए सीख लिए हो, तो बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं। अगर हम लोग यहाँ भी अगर सॉल्व करें, तो दोनों टर्म में अगर तुम देखोगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इतना कॉमन हो जाता है, बच जाता है क्या, डी माइनस एक्स और प्लस यहाँ पर एक्स बाय के। अब क्या है ना, मैथमेटिक्स है, मेन फिजिक्स का कंसेप्ट इस ढंग से था। अब क्या है, मैथमेटिक्स यूज करते हुए भी निकाल लेंगे और फिर हम लोग धारिता में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस बना देते हैं। तो तुम देख रहे हो भी का वैल्यू इतना हो चुका है, और अगर भी का वैल्यू अगर इतना हो चुका है, तो इसको सॉल्व करें। v इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, इतना हो गया। और यहां पर तुम क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन ले सकते हो, d माइनस एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचेगा, 1 माइनस 1 बाय, ये विभवांतर का मान हमारा फाइनली हम लोगों ने विभवांतर निकाल दिया। अब संधारित्र की धारिता क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र जो हम लोगों ने लिया है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक माध्यम उपस्थित है, तो संधारित्र की धारिता की धारिता अगर हम लोग निकालें सी, तो सी का वैल्यू यहां पर सब लोग हम लोग जानते हैं कि सी का वैल्यू सिंपल Q बाय V, सबसे बेसिक वैल्यू तो यही होता है। तो Q का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया, और फिर V का वैल्यू अगर हम लोग सेट करेंगे, तो Q इसके न्यूमरेटर में क्या बच रहा है हमारा, d माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाय के बच रहा है यहाँ पर, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो चला गया ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट हो गया यहाँ पर। तो तुम देखोगे यहाँ पर ये Q और Q ये कैंसिल हो गया है टर्म, तो सी धारिता कितना बच रहा है, सी धारिता बच रहा है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 बाय कितना, के। यही धारिता का व्यंजक है, यही फाइनल एक्सप्रेशन है। कब, जब प्लेटों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखा हुआ है, एक्स मोटाई का रखा हुआ है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग इसको पूरा भर दें, तो फिर क्या होगा, तो हम लोग इसके लिए आगे स्पेशल केसेस चलते हैं, इसको हम लोग साइड कर दे रहे हैं जरा सा, क्योंकि मेन एक्सप्रेशन हमारा ये है। तो इसको हम लोग रखते हैं यहां पर, और इसको हम लोग स्पेशल केसेस में जानेंगे। स्पेशल केस फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं क्या, कि यदि संधारित्र के प्लेटों
के बीच परावैद्युत माध्यम ना हो, परावैद्युत माध्यम ना हो ही नहीं। जैसे कल के क्लास में हम बताए थे कि यदि प्लेट के बीच में परावैद्युत माध्यम यदि नहीं हो तो फिर क्या होगा। होना क्या है, जो हमने परावैद्युत माध्यम की मोटाई x लिया है ना, उस x को आप 0 कर दो, और जैसे 0 कर दो तो माध्यम परावैद्युत माध्यम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो, पूरे में हवा भरा हुआ होगा। पूरे में जो भरा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, हवा भरा हुआ रहेगा। तो पूरे में अगर हवा भरा हुआ है तो फिर क्या होगा, जो धारिता होगी ना वो तो हवा वाले माध्यम की धारिता होगी। C इक्वल टू एक्स को तुम जैसे 0 करोगे तो कल वाले एक्सप्रेशन में हम लोग पहुंच जाएंगे A एप्सिलॉन नॉट बाय टी। क्योंकि पूरे में हवा भरा हुआ है तो इसलिए इस धारिता को हम लोग C नॉट कहते हैं कि हम। तो यहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने तब निकाला है जबकि पूरे संधारित्र में हवा भरा हुआ। ये डिस्कशन पिछले क्लास में भी हुआ था, और यहां पर भी वही एक्सप्रेशन आ गया। मतलब अगर हवा भरा हुआ है तो ये होगा। कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक मास्टर फॉर्मूला हो गया समांतर प्लेट संधारित्र के लिए, जहां से हम जा सकते हैं पिछले एक्सप्रेशन में जब संधारित्र के बीच में पूर्णतः हवा भरा हुआ हो। किस सेकंड हम लोग लेंगे कि यदि संधारित्र पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा हो, परावैद्युत माध्यम से संधारित्र पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से भरा हो। अगर पूर्णतः परावैद्युत माध्यम से अगर भरा होगा तो क्या होगा, तो होगा x को d के बराबर होगा। जो प्लेटों के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या लिया था, d लिया था, उसमें पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम को हमने भर दिया। तो जो x था ना वो d के बराबर हो गया, पूरी तरह परावैद्युत माध्यम। तो यहां पर कर दो x इक्वल टू, जैसे ही तुम d पुट करोगे ना, ब्रैकेट के अंदर d लाओगे, d कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट बाय d, और ऊपर चला गया k, इसका मतलब k c नॉट। देखो अगर पूर्णतः भरा हुआ है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, क्या है कि अगर पूर्णतः अगर भरा हुआ है तो हवा में जितना धारिता होता है उसका k टाइम्स, k गुना हो गया। k क्या हुआ, परावैद्युत स्थिरांक। अब परावैद्युत स्थिरांक का वैल्यू जो होता है ना वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। अब 1 से अगर ज्यादा होता है तो हाँ ऑब्वियसली है, यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि हम लोग परावैद्युत माध्यम को पूरी तरह से डालते हैं तो यहाँ पर धारिता का मान क्या हो गया, k गुना हो गया। मतलब हवा में जो धारिता है ना उससे ज्यादा हो जाता है धारिता। मतलब माध्यम के डालने के बाद संधारित्रों की धारिता बढ़ जाती है। ये फॉर्मूला जो है ना C इक्वल टू के सी नॉट है, जबकि फुल्ली फिल्ड हो। ये केवल समांतर प्लेट संधारित्र के लिए प्रयोग नहीं होगा। हम तुमको जो क्लास दे चुके हैं गोली संधारित्र में हम बताए कि 2 गोला है, उस दोनों गोला के बीच में हवा था, उसमें भी अगर तुम फुल्ली फिल्ड कर दो परावैद्युत माध्यम को तो वहां भी तुमको k से गुना करना पड़ेगा। या फिर बेलनाकार संधारित्र में भी 2 बेलनाकार सतह के बीच में पूरी तरह से परावैद्युत माध्यम डाल दो तो जो एक्सप्रेशन निकाले उसमें भी k से गुना हो जाए। ये एक कॉमन कंसेप्ट है कि जब परावैद्युत माध्यम को हम लोग डालते हैं पूरी तरह से प्लेटों के बीच में भर देते हैं तो धारिता का मान जो होता है ना k गुना, मतलब परावैद्युत स्थिरांक का जो भी मान होता है उससे गुना हो जाता है हवा में जो धारिता का मान है। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है C इक्वल टू के सी नॉट। इसलिए हमने यहाँ पर दिखाया C नॉट क्या है, हवा में धारिता, उसका k गुना हो जाएगा तब, जबकि पूरी तरह से बात समझ में। इस एक्सप्रेशन को कई बार प्रैक्टिस करो, कई बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान हो जाएगा। और कंसेप्ट है यहाँ पर
इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो डिराइव करने के लिए आता है, पूरा तुमको यहां तक डिराइव करते हुए पहुंचना होगा। क्लियर है ना? फिर हम इसके आगे बताएंगे।